एशियन टाइगर्स हमारे से आगे निकल गए। इस तरह का हमारा सिस्टम किस तरह चोक करता है डेवलपमेंट ही नहीं होने देता। उसके लिए तो इतने मुश्किल इन्होंने सिस्टम्स बना दिए कि वो बेचारा इनिशिएटिव ही खत्म कर देते। गवर्नमेंट के सिस्टम्स, गवर्नमेंट के इदारे एक दिन में तो रिफॉर्म नहीं होते, लेकिन इनकी रेफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट है, हर जगह आपकी मदद करेगी। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं। पंजाब के मैंडेट पे डाका डाला गया, पंजाब का मैंडेट चुराया गया। आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसला मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि पंजाब की वजारत आला की पग उनके सर पर बिठा दी जाए। इसके साथ साथ वो पार्टी के धड़े और वो इत्तेहादी भी जो सोचते हैं कि शायद पंजाब की गवर्नेंस बेहतर करने के लिए पंजाब में एक बड़ी तब्दीली लाई जानी ज़रूरी है, और वो हल्के भी जो समझते हैं कि पंजाब में अगर PTI ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना है तो उस्मान बुज़दार साहब की जगह पे किसी और को वज़ीर आला लाया जाए। लेकिन इस बार भी इमरान खान लाहौर पहुंचे और लाहौर पहुंच के उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और ये पैगाम दिया कि उनकी कारकर्दगी से और उनके काम से वो मुतमिन हैं, इसलिए उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। काफ़ी अरसे से ये बातें मीडिया पर या सोशल मीडिया पर या बहस मुबासे का हिस्सा थी कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जा रहा है। बहुत से हल्के उनसे नाराज़ हैं सियासी जमातों के अंदर, और पार्टी के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए। लेकिन आज तक इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ हैं, उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है वज़ीर आज़म की, और आज भी कोरोना के हवाले से भी उन्होंने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अगरचे पंजाब के अंदर बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बद इंतज़ामी की बात भी की जाती है। गुड गवर्नेंस तो दूर की बात है, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हुकूमत की गिरफ्त बड़ी कमज़ोर है। लेकिन इमरान खान साहब इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करते हुए पंजाब में जो तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं उस पर भी अपने इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ये भी तनकीद हो रही है कि जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के हल्के की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी कहा कि जनूबी पंजाब के अंदर जो लोगों की महरूमियाँ हैं और जो ख़ास तौर पर पसमानदगी है उसको दुरुस्त करने के लिए उस्मान बुज़दार अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। PTI ने यह दावा किया था जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा। सूबे का सेक्रेटेरिएट बनाने के बाद अब उस्मान बुज़दार साहब को यह टास्क दिया गया है कि वो जनूबी पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पसमानदगी है उसको बेहतर करने और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। क्या आज का भी वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद मुस्तकिल एतमाद तस्वर किया जा सकता है, या उन खबरों को रोकने की कोशिश हो सकती है कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो काफ़ी अरसे से फैलाई जा रही थी। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में तज़किरा होगा शहर कराची का। रोशनियों का शहर कराची, पाकिस्तान की इकानमी का हब। आज भी कराची के अंदर बारिश आई और वो रहमत ज़हमत बन गई। कई घंटों से पानी खड़ा रहा, लोग परेशान हाल रहे। उसके साथ फिर के इलेक्ट्रिक ने जो काम दिखाया कि बिजली लोगों को ना मिली, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। उसके साथ साथ हुकूमत की बाज़ ऐसी पॉलिसियाँ, अगर हम माजी का तज़किरा करें तो इमरान खान साहब जिन जिन बातों पर तनकीद किया करते थे आज वही चीज़ें रिवर्स की जा रही हैं। उस पर भी अपोजिशन खासी शिकवा करती दिखाई देती है। आवाम तो खासे परेशान हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन भी कड़ी तनकीद कर रही हुकूमत के ऊपर कि जो वादे किए गए और जो हुकूमत ने ख्वाब दिखाए उस पर मुसलसल हुकूमत यू टर्न लेती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान टेलीविजन फीस लेता है हर बिजली इस्तेमाल करने वाले हर उस घर से जहाँ बिजली इस्तेमाल की जाती है, और बिजली के बिल के साथ आपको पे करना पड़ता है जो एक पाकिस्तान टेलीविजन की लाइसेंस फीस का एक रकम है वो आपको पे करनी पड़ती है। खान साहब वो 35 रुपये जब लिए जाते थे, खान साहब बड़ी शदीद तनकीद किया करते थे। खान साहब की एक तकरीर शायद आपको याद होगी कि वो कहा करते थे कि 10 अरब रुपए दिए जाते हैं पाकिस्तान टेलीविजन को, कहा जाते हैं, खाए जाते हैं। ज़रा सुनिएगा इमरान खान साहब इस बिल के हवाले से क्या कहा करते थे और आवाम पर इसे किस कदर बोझ करा दिया करते थे। आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया
1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शौर्य रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। टीवी आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। लिहाजा आपके इल्म में होना चाहिए कि अब पीटीवी की फी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ अब वही किरदार है पाकिस्तान टेलीविजन का जो आप देखते हैं कि किस तरीके से हुकूमत की कवरेज की जाती है। अगरचे कुछ बेहतरी हुई है जिसकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि अपोजिशन को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा से हुकूमत का तर्जमान ही रहा है और हुकूमत की कवरेज के हवाले से आपने देखा कि किस तरीके से उनको पजीराई मिलती है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा और आज मेरे साथ मौजूद है शहला साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। शहला साहबा आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं कमल शौजब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली, और निहाल हाशमी साहब सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज से। आपका बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। कमल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर में आज फिर एक बार साबित हो गया कि बुज़दार साईं का किला बड़ा मजबूत है, कहीं बुज़दार साहब नहीं जा रहे। खबरें थी, अफवाहें थी, पार्टी के अंदर बहुत सी धड़ेबंदियां हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि पंजाब उनके हवाले कर दीजिए, बुज़दार साहब से शायद सुबह चल नहीं रहा। क्या ये समझा जाए कि ये खबरें रोकने की आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से जो एतमाद का इज़हार है, या बुज़दार साहब वाकई कहीं नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका इंट्रो सुन रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रो है। मैं जरा बुज़दार साहब के हवाले से लोगों को बता दूं, हमारी जो अपोजिशन वेलों की एक टोला है इकट्ठा, और आजकल भी इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर शहर में। जिस वक्त हवाएं चल रही होती हैं तो ये कागजों के कॉन्स्पिरेसी वाले जहाज बना बना के उड़ाते रहते हैं। जब बारिशों का मौसम होता है तो ये वो छोटी कश्तियां जिस तरह बच्चे बनाते हैं, साजिशों के और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लॉन्च करते रहते हैं। उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, उनकी परफॉर्मेंस देखें। कोविड-19 के दिनों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसकी 11 करोड़ के करीब आबादी है, उसके स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, उनका इंतजाम देखें, हॉस्पिटल्स देखें। आपने अनलाइक सिंध जहां पर सिर्फ जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है जिसमें 8 या 5 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब एक कोने से शुरू हुए, दूसरे कोने हर शहर में गए हैं, हर उन्होंने हॉस्पिटल को जाके पर्सनली विजिट किया और मीडिया ने सब कुछ दिखाया है। जुबानी जमा खर्च नहीं है कि सिर्फ सीएम ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और वो जितने स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने है। जो हेल्थ के हालात थे, जो निहाल हाशमी साहब की जमात यहाँ पे 10 सालों में तमाशे करके गई है और जुबानी जमा खर्च बहुत करती थी, उसके हालात तो सारी दुनिया ने देख लिए कि हेल्थ के क्या हालात है, कितनी कैपेसिटी थी हेल्थ में, कितना इन्वेस्ट हुआ हेल्थ के अंदर। लेबोरेटरीज 2 थी सिर्फ, पीसीआर जो टेस्ट की कैपेसिटी रखती थी। 4 महीने के अंदर जब पहला केस आया उससे लेके आज तक आप देख लें कि इस फेडरल हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ओवरऑल बाकी तमाम सूबों ने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया और किस तरह फैसिलिटेट उनको किया है। उस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। देखिए, मसाइल सालों के खड़े हुए हैं।
एक वो लक्ष्मी चौक जहां पर खादमे आला साहब इतने बड़े बड़े प्लास्टिक के जूते पहन के जाया करते थे, आज जाके देखें उसके नीचे टैंक बन गया है, कहीं आपको पानी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए तो बिलावल कराची और सिंध से भाग के लाहौर आ गए कि चलो यहाँ खुशकी भी है, सुकून भी है, फज्जे के पाए भी खाएंगे, लक्ष्मी चौक भी जाके हलीम भी खा लेंगे, और साथ वो जहाज जो बनाने और जो छोटी छोटी कश्तियां बना के चलानी है इन्होंने, वो भी चला लेंगे। तो इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन लाहौर इसी वजह से हुआ हुआ है क्योंकि लाहौर का माहौल बहुत अच्छा है, लाहौर के हालात बहुत अच्छे हैं और लाहौर में इंतजाम बहुत अच्छा है और कोरोना का डर नहीं है, वरना कोरोना के डर से तो निकलते नहीं थे बेचारे। तो वहां पर आपने देखा कि लेबोरेटरीज भी बनी, 178 लेबोरेटरीज का कयाम हुआ, हॉस्पिटल 10 दिन में हॉस्पिटल बना, आज आपने अद्वियात 10% महंगी कर दी। कोरोना के, मैं गुजारिश करूं, कोरोना के जो हालात है इसमें सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है आपके सामने है। जी जी प्लीज जी, मैं 1 मिनट मुझे दे, मैं उस पर भी आ जाती हूँ, ड्रेप का मैं बता देती हूँ आपको, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। अगर पंजाब के हवाले से लोकस्ट का अटैक था, कोरोना के साथ साथ लोकस्ट को भी, और वो भी मशीनरी फारिग थी। 11 जहाजों में से सिर्फ 2 जहाज इस काबिल थे जो उड़ सके। पता चला कि कभी हमला था ही नहीं, टेक्नीशियंस मौजूद नहीं थे। तो देखें, साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार करना, लोगों को भी तैयार करना, टेक्नीशियंस तैयार करना, और फिर बजट को सही यूटिलाइज करना और फिर चीजों को कंट्रोल करना, इसमें दाद देनी चाहिए। और दूसरा बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस मुल्क में जमहूरियत को आए हुए अभी 22.5 महीने हुए हैं। फैमिली लिमिटेड जमहूरियत के वो अलंबरदार नहीं है कि नस्ल दर नस्ल लाजवाब बस उन्होंने ही चलते जाना है। जहां तक आपने ड्रेप की जो अद्वियात महंगे करने की है, सुप्रीम कोर्ट ने जून में बुला के उनको डायरेक्शंस दी, क्योंकि इंपोर्ट हो रही है जो पाउडर्स होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के, वो बाहर से आ रहे हैं। और इस वक्त आपको पता है ग्लोबल रिसेशन आया हुआ, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन का सप्लाई डिमांड चेन डिस्टर्ब हुई हुई है। तो वो जो इंपोर्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल वाले, वो इस पे एहतजाज कर रहे थे कि हमें फिजिबिलिटी नहीं बनती है यहाँ पे जो मेडिसिन की है। आटे और चीनी वाले कौन से एहतजाज कर रहे थे? पे पहले भी महंगी हुई थी और अब भी। आटे और चीनी वाला कौन सा एहतजाज कर रहे थे? वो अब एक अलग टॉपिक है। आटे वाले तो सिंध में एहतजाज कर रहे हैं जहाँ 1100 रुपए की भी बोरी नहीं मिल रही 20 kg की, ठीक है, जहाँ पे 23 करोड़ के चूहे गंदम खा जाते हैं सरकारी उधर से, पता नहीं कितने बड़े बड़े चूहे, मुझे बहुत शौक है उनको देखने का। और उन चूहों को मरवाने के लिए 5 करोड़ और दे दिए जाते हैं। पहले कुत्ते नहीं मरवाए जा रहे थे जिनके लिए 15 करोड़ दे दिए थे, अब चूहों के लिए भी 5 करोड़ दे दिए। पंजाब, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से, अहमदपुर शर्किया तहसील, जहां गंदम प्रोड्यूस होती है, जहां कॉटन प्रोड्यूस होती है, 860 रुपए का थैला है, जहां कहते हैं पंजाब में मैं आपको अवेलेबल कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और यूटिलिटी सोर्स पे भी इन चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाकी जो जहां जहां पर लोग कीमतें बढ़ा के नाजायज तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जेबों पे डाका डालें, उसके लिए वजीर आजम ने पहले भी उनको कहा था कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई तो लोग तरसते रहते हैं, नहीं करता, वो कहते हैं जुबान से समझा दें। नहीं, वजीर आजम लोगों को आराम से प्यार से, देखें नसरुल्लाह साहब फिर ज्यादती, माफियाज को प्यार से कैसे समझाएंगे? अगर समझाएं, और अगर माफिया और है, माफिया को तो अब अदालतें समझाएंगी और कानून का शिकंजे में वो आएंगे। आप खुद ही, आपकी हुकूमत कहती है माफिया बैठे में जिन्हें आदत पड़ गई है कि बढ़ाने। चले शैलजा साहब, ये तो सारा मैं आता हूँ वापस, कमल साहब आपकी तरफ वापस होते। शैलजा साहब, ये सिंध में आटा तो आपके खाते में डाल दिया कमल साहब ने, कि वहां पे सारे कुछ आपकी वजह से साबिक हुकूमतों ने सारा काम खराब किया हुआ है। चेयरमैन लाहौर क्या है कि चीखें निकल रही हैं लोगों की। अच्छा। भाई आराम से अपनी हुकूमत को संभाले, आपकी अपने इंटरनल मैटर्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो आपके वजीर आला के पीछे पड़े रहते हैं। आप हमें बता रही हैं कि कोविड जो है वो पंजाब ने अच्छा संभाला, सिंध में आप खामोश रहेंगे। अब आप बहुत बोल चुकी, अब आप सुन ले। पूरे सिंध में, पूरा जो पाकिस्तान है, सिंध में सबसे अच्छा काम कोविड पे हुआ है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग कोविड पे हुई है, रिकवरी रेट 56% सबसे ज्यादा कोविड का है, इस्लामाबाद से भी कम है। और इसी तरह मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि आज भी सिंध में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि आप ही के रहमान साहब जो हैं टास्क फोर्स के वजीर आजम के सरबराह, उन्होंने ये कहा था कि जुलाई में 9 लाख हो जाएंगे, तो फिर इसमें आपस में मसला हुआ और टेस्टिंग कम कर दी गई। ये बातें हमें भी आती हैं करनी। दूसरी बात यह है कि आप पता नहीं कौन से उड़ते हुए जहाजों की बात कर रही हैं। आपके वजीर हवाबाजी ने
उड़ते हुए जहाजों पे ऐसी हवाबाजी का बयान दिया कि सारी लैंडिंग राइट्स जो है वो खत्म हो गए, ग्राउंड हो गए जहाज भी। अब तो सिर्फ आप कागज के जहाज उड़ाइए, ये हाल है आपके दौर में इदारों का। अब आप आ जाते हैं बजट की यूटिलाइजेशन। बजट पाकिस्तान की तारीख का सबसे घटिया बजट। ठीक, ये वो बजट है जो कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस बजट के आने के वक्त जो है जिन किसानों की ये बात कर रही हैं और लोकट्स की, वो कह रहे थे कि 50 बिलियन कम है। और जब हफीज शेख से कहा गया कि भाई ये बाहर किसान एहतजाज कर रहे हैं, आप पैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा हरगिज नहीं। और बजट के बाद 30 बिलियन बढ़ा दिए इस वक्त लोकस्ट के नाम पे। क्यों? आपको नहीं एक साल पहले बताया गया था पिछले साल के लोकस्ट आ रहा है? आप देखें, क्यों नहीं आपने देखा? 4 जहाज उड़ाने के बजाय ये कैसे मजाक उड़ाते हैं कि थर में 8 सेंटर खोल दिए कि ये ना लोकस्ट पकड़ो और बेचो, ये इनका है। अब ये कहती हैं कि जमहूरियत को आए हुए 2.5 साल हुए हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें तमाम जो वजीर हैं वो इलेक्टेड नहीं, मुशीर हैं, जो अवाम को जवाबदेही नहीं है बराह रास्त। दूसरी बात मुझे ये करनी है कि माफियाज को अदालत ही क्यों देखें? आपके तो वजीर आजम कहते थे कि माफिया क्यों, मैं गवर्नेंस सही करूंगा। शैला बीबी, अगर छोटा सा मेरा सवाल शामिल कर लें। कमल साहब तो भी कह रही थी कि जमहूरियत अब आई है, उससे पहले तो जो हुकूमतें वो जमहूरी नहीं थी। देखिए, ये इसलिए कह रही हैं कि ये समझती हैं कि जमहूरियत जो है वो सिर्फ इसका नाम है कि 50 तर्जुमान रख लो और बड़ी सी एक कैबिनेट रख लो, वो और मीडिया को जो है ना उस पर गिरफ्त कर लो, ये जमहूरियत का नाम है, और अपोजिशन को जेल में डाल दो। तो ऐसी नहीं होती बीबी जमहूरियत। इस वक्त तो सभी चीख रहे हैं। जो आटा आप कर रही है ना, आज के अखबार उठाएं, आपका फूड फेडरल सेक्रेटरी जो है ना, वो उनके बारे में खबर है कि वो हैरान रह गए कि वो आटे को वो कैसे कंट्रोल करें। आज का अखबार उठाएं, कीमतें आलू, प्याज, दही, आटा, चीनी, चावल सबकी बढ़ी हुई हैं। और 850 का जो थैला था पूरे पंजाब में 1150 का मिल रहा है। आप वो दुकान दिखा दें पूरे पंजाब को तो लोगों को सुकून आ जाएगा। दूसरी बात, सिंध ने जो है अपने आटा चोरों के खिलाफ सबसे पहले नैब में गए। आपकी तरह जहांगीर तरीन को चीनी चोरों को भगा नहीं दिया, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट में से नाम गायब नहीं कर दिए और टीओआर्स के अलावा काम करने पे मजबूर किया जिनको रिपोर्ट करनी थी। तो ये बातें आप जो मसाले डाल के यूं कर रही हैं, इससे हट जाए। पहले जिस आदमी ने दवाएं 400% महंगी की थी उसको पार्टी में ओहदा दे दिया गया। जिसने अराजी पे कब्जा किया था आजम सवाती को जो है अभी तक वागुजार नहीं कराई गई। जिसने जो है गैस के बिल्स जो हैं उन पे इजाफी ले लिया था और कहा था वापस पैसे किए जाएंगे, उसने जहाज ग्राउंड करा दिए। ये है आपकी गवर्नेंस। दूसरों पे क्या बात करती हैं आप? चलिए, निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। निहाल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। निहाल हाशमी साहब, पंजाब में आज इमरान खान साहब ने फिर एतमाद का इजहार कर दिया। उस्मान बुज़दार साहब, अपोजिशन की थोड़ी सी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरा आज? अपने ही जैसे आदमी पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत खुशी हुई है। क्यों? मैं भी उस्मान बुज़दार साहब पे एतमाद का इजहार करता हूं। अगर वो ना होते तो फिर इतने अच्छे इनकी कारकर्दगी कैसे पता चलती कौम को? लाहौर डूबा हुआ है, क्या डेवलपमेंट है, कैसे पता चलता कि आटा चोर चीनी? अल्लाह ना करे कि उस्मान बुज़दार जाए, जब भी जाए पूरे टब्बर को साथ लेके जाएं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि उस्मान बुज़दार जैसे लोग रहें ताकि लोग शहबाज शरीफ के दौर को याद करते रहें। अगर उस्मान बुज़दार की जगह कोई और होता तो शहबाज साहब की डेंगी के उस काम को कौन बताता, डेवलपमेंट को कौन बताता, उनके जो कारकर्दगी। तो अल्लाह इनको कायम और इनको दायम रखे। अब बीबी ने कहा इत्तेहाद बैनुल, मैं उनसे अर्ज करूंगा 10 बस्ता के मोहतरमा, हमने बचपन से सुनिए जब कोई कहावत होता है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होता है। आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को अगर मुजरिम से मिलाएंगे तो ये उम्मा के साथ मजाक है। कुछ ऐसा ना कहें प्लीज। आपको कोई और अगर कोई बात करनी, जुगतबाजी करनी जरूर करें, मगर मुसलमानों की जो रिवायतें हैं उसको बना करके कोई जुगत या कोई इस तरह की बात ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डेवलपमेंट कराची में बहुत हुई है। 14 MNA यहाँ से गए। मैं दरक्षा सोसाइटी मलिर में बैठा हूँ। मेरे मोहल्ले में गुज़श्ता 24 घंटे से बिजली नहीं है। मेरे मस्जिद में बिजली नहीं है। बड़ी तरक्की की इसको हमने 25 रुपया बढ़ा दिए। हमने इतनी डेवलपमेंट हो रही है इस जमहूरी दौर में, अल्लाह अलमान हफीज, हमसे संभाली नहीं जा रही है। आटा इतना सस्ता कर दिया है। जब
नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उनको आटा बहुत महंगा लगता था कि जनाब ये 30-35 रुपए केजी क्यों है। जरदारी साहब की हुकूमत थी तो 25-26 इनको महंगा लगता था। पेट्रोल जब हमारे दौर में 70 था तो इनको बहुत महंगा। जब हमारे दौर में बिजली का मेगावाट जो था वो 8 रुपए 7 रुपए था तो बहुत महंगा लगता था। जब हम चवन्नी बढ़ाते थे तो बहुत महंगा। आज पेट्रोल की कीमत 6 पैसे कम करते हैं, ये भी हातिम ताई से कम नहीं है, कर देते हैं। मैं ये ढूंढ रहे हैं कराची वाले वो 14 MNAs को। और जहां तक रह गया जनाब कि पाकिस्तान में अब जमहूरियत आई है, पूरी दुनिया देखे, मैं खुश हूं। अगर ऐसी जमहूरियत आपको पसंद है वो मीडिया वालों से पूछ लें, मीर खलीलुर रहमान से जाके पूछ लें, तमाम मीडिया के, इवन नसरुल्लाह मलिक साहब आपसे पूछ लेता हूं, आपसे, हाँ मीर शकील रहमान से पूछे, आप तमाम लोगों से पूछ लेता हूं मैं कि माशाल्लाह क्या जमहूरियत अद्वार है, वाह 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 वाह। और वो जमहूरियत जहां पे एक निहत्ती लड़की अगर निकलती है तो उसको जाली केस में जेल में डाल देते हैं। हमने इनको पूरा साल कंटेनर पे बर्दाश्त किया। कमाल तरक्याती काम हो रहा है। जो CPEC पाकिस्तान के साथ हो रहा था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर मुल्क ईरान में जा चुका है, पाकिस्तान को बाईपास। और जो हमारे PIA लाजवाब लोग, बेहतरीन सर्विस का नारा था, आज माशाल्लाह जो अभी शैला ने कहा कागजों पे रह गया। तो उस्मान बुजदार भी रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। और ये जो इस तरह की बातें करते हैं इनको और करने दें, मगर एक बात सिर्फ, जो हमारे इस्लामी अकायद है उस पर हमला ना करें, जो हमारे मुल्क का पाकिस्तान है उस पर हमला ना करें, जो हमारे इदारे हैं जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं। आपको जमहूरियत का अगर आपको पता होता तो वाह वाह क्या बात थी। और मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने आवाम से जाके सड़कों पे पूछ लें कि ये हुकूमत की कितनी आला कारकर्दगी है। निहाल साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी करें। से दुआएं मांगी कि या अल्लाह ताला बारिश बरसा दे रहमत की। तो ये पीपल्स पार्टी और ये सिंध हुकूमत की वजह से शहर में रहने वाले लोगों के लिए, इस सूबे के लिए ये जहमत बन गई। तो हमारे पर गुजरा था वो भी ऐसे गुजरा था, लोग नमाज पढ़ रहे लेकिन हम लोगों ने घर से कचरा निकाला था। पूरा में एक बार फिर खुशामदेद। हम जिक्र करते हैं कराची का, जहाँ आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बारिश का पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, 24 घंटे गुजरे लेकिन कई इलाकों से पानी निकाला ना जा सके। इसके साथ साथ बिजली की बंदिश और बार बार बिजली की ट्रिपिंग शहरियों के लिए एक अजाब बनी हुई। कमर शोर साहबा, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कराची पहुंचे, 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। अगर यही पैसा लगा दिया जाता, ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते टाइमली, तो शायद कराची की सूरत हाल बेहतर होती। आप माजी की हुकूमतों का ब्लेम करते रहेंगे, कहते रहेंगे कराची में किसी ने कुछ नहीं किया, या जो तरक्की के मनाज़िल तय की जानी थी वो नहीं हुई, तो फिर तो आप भी ऐसे ही 2 साल गुजार गए, बाकी 3 साल गुजार जाएंगे। सुल्ला साहब, पहले तो पिछले उनका आपने मुझे टाइम नहीं दिया, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ आपसे एक काउंटर सवाल पूछ लूं। जरूर पूछिए। पाकिस्तान में जब से 18वीं तरमीम है, इस वक्त सूबे में किसकी हुकूमत है? मुझे जरा आप अगर याद करा दें। इसी 18वीं तरमीम के बाद मियां नवाज शरीफ ने कराची में ग्रीन लाइन शुरू की, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शुरू किया और लियारी पूरा एक्सप्रेस वे बनाना शुरू किया। ये सारे काम फेडरल हुकूमत, उससे पहले चले जाएं, परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने कराची के लिए पूरा डेवलपमेंट पैकेज दिया। फेडरल हुकूमत का काम होता है अपने फेडरल के मंसूबे कि सूबाई। जी मुझे आप बात करने दीजिए, आपने उनकी काफी नहीं मैंने तो आपको सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे और समझ भी आ गई। जी जी सही रखें, बहुत अच्छा किया है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, निहाल हाशमी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बताया कि सूबा सिंध और खासतौर पे कराची में अगर किसी का रोल है तो वो सिर्फ 14 MNAs का है, बाकी सूबाई हुकूमत को तो किसी ने पूछना भी नहीं है। ना मुराद अली शाह का यहाँ कोई जिक्र करेगा, हमारी जुबानें ना जल जाए कहीं यहाँ मुराद अली शाह का जिक्र करते हुए, क्योंकि पंजाब में अगर कुछ होगा तो बुजदार साहब के बारे में जरूर बात होगी, लेकिन सिंध में कुछ होगा तो 14 MNA PTI की बात होगी। मुराद अली शाह का क्या लेना देना कराची से? तो फिर जब हम 18वीं तरमीम पे बात करते हैं तो इनको तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब कबूल कर रहे हैं समेत हमारी मोहतरमा शैला रजा साहिबा के, कि सिंध में भी इस वक्त
कहीं भी सूबाई हुकूमत का कोई फुटप्रिंट नजर नहीं आ रहा, और वहां पर भी सूबे में भी फेडरल हुकूमत को ही इंटरवीन करना है, और डे टू डे जो छोटे छोटे मामलात हैं उसको भी सूबे फेडरल ने देखना है। तो अब मैं आपका ये पैगाम बाकियों को भी पहुंचाऊंगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे मुश्किल सूबे जहां पे इंतहाई निकम्मी नाअहल और बद क्या कहते हैं नियत किस्म की पार्टीज हुकूमतों में बैठी हुई है 12-12 सालों से, और लोगों को उजैर बलोच और राव अनवार के जो दाव हैं उनसे डराती धमकाती जरूर हैं, माफिया से कंट्रोल जरूर करती लेकिन काम नहीं करती, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो आप 18वीं तरमीम को तो एक साइड पे रख दें सूबा सिंध के हवाले से, बाकी सारी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब ऐसी हुकूमतें हो सूबे में और 12-12 सालों से चिमड़ी हुई हो और ये हाल हो, तो वाकई फिर सारों की तवज्जो जो है वो होनी फेडरल की तरफ ही चाहिए, और फेडरल का फिर काम है, फिर ऐसे में फेडरल का काम है कि वो उनको कहें कि गवर्नर राज लगना चाहिए। फिर ऐसे सूबे में काम है जहां अवाम बिलबिला रहे हो, चीख रहे हो और उनकी आवाजें इनके कानों में ना जा रही हो, कि वहां से चीफ मिनिस्टर्स को और इस किस्म के निकम्मे नाअहल लोगों को, जिनका पार्टी का चेयरमैन कराची की बिलकती हुई आवाम को, सशक्ति हुई आवाम को छोड़ के खुद लाहौर चले गए हो और वो यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रही हो। बात सारी ये है कि एक चले सारे कराची की तो जिम्मेदारी देख लें, आप सब कुछ छोड़ के NA 200 का जो चेयरमैन वहां जाके बैठे हुए इनके 1 साल के सियासतदान, उनके हल्के में जाके उठा के देखे कि कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है। ये जब हजरत ईसा को खड़ा किया हुआ था ना उन्होंने मारने के लिए और लोग उन पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे, तो एक समझदार ने मजमे में कहा था कि वो उठा के पत्थर मारे जो खुद बिल्कुल साफ हो। ये हुकूमत में बैठ के तनकीद बराए तनकीद, और माशाल्लाह मुझे लगता है 2 सालों में ज्यादा दिन होते हैं, 12 सालों में बहुत कम होते हैं। हमारे तो कैलेंडर भी चेंज हो गए PTI की बुग़ज़ में और इमरान खान के बुग़ज़ में। जहां तक आपने PTI की या फेडरल की बात की है, बिल्कुल इनके जितने भी मंसूबे जो वहां ग्रीन लाइन मंसूबा है 24 अरब रुपया उसको एलोकेशन की गई है, जो उसके काम है वो प्रोसीड कर रहे हैं। हमारे MNS तो दिन रात वहां पे काम कर रहे हैं, उन पे तो फायरिंग हो जाती है। अभी उनको फंड्स दिए आपने, फायरिंग हुई, अपने MNS को फंड्स दिए आपने, अपने MNS को फंड्स दिए कराची में? MNS के फंड नहीं, MNS के फंड की बात नहीं। देखें बात ये हो रही है कि पंजाब में बजट की मंजूरी पर फंड्स दिए हैं। आज असद उमर साहब उतरे, सुने पंजाब में और KPK में आपने अपने MNS को फंड्स दिए। आज असद उमर साहब वहां उतरे। जी ये अब आप सब्जेक्ट से डाइग्रेस ना करें, सिंध से मत भागें। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन आपसे मैं सुनना चाहती हूँ कि सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाएं। आप मीडिया, आपका न्यूट्रल काम है, आप नवाज शरीफ साहब को 100 दफा क्रेडिट दें, लेकिन मुराद अली शाह का नाम लें। मैं तो आपको भी क्रेडिट दूंगा जो आप अच्छे काम करेंगे। नजर क्यों नहीं आ रहा, क्यों ग्राउंड पे नहीं आ रहा? बिल्कुल हम लेंगे, 5 साल बाद लेंगे, हम जब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे हम अपना क्रेडिट अपने काम से लेंगे। हम गोली पे और डंडे पे और अपने नर बच्चों को आगे कर करके क्रेडिट नहीं लोगों से लेंगे गन पॉइंट पे, जिस तरीके से ये वहां पे लेते हैं। अवाम बिलबिलाती है, वहां पे थर में बच्चे मरते हैं, इनके दिल पे कोई रहम नहीं आता, कोई नहीं आता इनको तरस। और 11 यूसीओ का तो डाटा इनके पास है नहीं। कोरोना में आपने क्या काम किया है? टेस्टिंग आप कहां कर रहे हैं? सखर में कर रहे हैं या आप जाके लाड़काना में कर रहे हैं, जहां पे 93,000 कुत्ता काटे के केसेस हैं, 13,000 और हो गए अब तक? या आप क्या वो एड्स ज़दा लोगों की क्या हेल्प कर रहे हैं? हमें आप लाड़काना का हॉस्पिटल दिखा दीजिए, हमें नवाब शाह का हॉस्पिटल दिखाएं, हमें ठट्टा का हॉस्पिटल दिखाइए जहां अभी 9 बच्चे डूब के मरे, तो ना वहां पे डॉक्टर था, ना वहां पे एम्बुलेंस सर्विस थी। मैं जनाब वहां रही हूँ 8 साल, मैंने ये पानी के मंजर खुद देखे, इसमें मैंने गाड़ी चलाई, मेरी गाड़ी डूबी, मैं अपने 2 बच्चों को निकाल के जिस तरह से अपनी जान बचाई, आज भी वही हाल है कराची का। 1955 की तस्वीर कराची की भेजती हूँ, चलाएं अभी चला देते, अभी चला देते, भुट्टो साहब जिंदा थे, अभी चला देते, मैं भी भेजती हूँ, मैं चला देता हूँ। मखदूम साहब जरा चलाएं ना जरा कराची की तस्वीर, मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं कराची की, जिंदा थे, आज उनकी तीसरी नस्ल है, भुट्टो साहब फिर भी जिंदा और पानी के भी वही हालात हैं। ये हमने दिखा दी कराची की 1955 की तस्वीर, आप टीवी स्क्रीन पे देख सकती हैं, और आज की तस्वीरें भी आप देख सकती हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। शहनाज साहब, आप पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत करती है, लेकिन एक अक्सर सवाल ये एक एतराज आप पे उठता है कि कराची हमेशा पीपल्स पार्टी से महरूम ही रहता है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी समझती है कराची से हमें वोट नहीं मिले, इसलिए कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल नहीं किए जाते। ऐसा गलत है। इस दफा पीपल्स पार्टी को हमेशा से ज्यादा सीट्स मिली हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी निहाल हाशमी सामने बैठे, कल जरूर पानी था क्योंकि मुस्तकिल बारिश हुई,
आज मेन शाहराहें और सेकेंडरी जो शाहराहें वो साफ हो चुकी हैं। हाँ, कुछ कच्ची आबादियां हैं जो ओवर पॉपुलेटेड है, वहां पे जाहिर है पानी है, लेकिन सारी शाहराहें साफ है। मैं सुबह ही निकली थी और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन तक हॉस्पिटल तक गई थी, ये सारा लेकर शाहराह फैसल से लेकर और वापसी में सदर से आई। तो कल की जरूर आप बात कर सकते हैं कि जब बारिश हुई उसके बाद की सूरत हाल के बहाव था, ये था। अब आ जाए कराची को। जब भी कराची में काम हुआ है वो जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुई है वो जब काम हुआ है। कराची को तीसरी बड़ी लाइन 1965 के बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी थी, फिर किसी ने नहीं दी। ये सारी जो शाहराह फैसल से लेकर सब 17 प्रोजेक्ट कराची में मुकम्मल किए हैं हमने इस दफा। और मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर के बजट में ये बात थी कि कराची में विफाक के जो मंसूबे चलते हैं, ये समझती है 18वीं तरमीम के बाद विफाक बेचारे का कोई हिस्सा ही नहीं होता। हर सूबे में विफाक के हिस्से होते हैं। जो कराची में पिछले साल मंसूबे चल रहे थे, इन्होंने वो मंसूबे रोक दिए थे। आप नहीं बोले, मैं आपके दरमियान में नहीं बोलती, आप बहुत बोल चुकी। दलील के बगैर तकरीर करने की वक्त खत्म हुआ। तो वहां पे इनके जो मंसूबे थे, जिसमें मैं गिनवा सकती हूँ, कराची से लाहौर तक का मोटरवे का हैदराबाद सेक्शन 10 करोड़ देने थे, इन्होंने नहीं दिए थे। इसके अलावा वहां पे जो बहुत सारे मंसूबे थे, जिसमें नॉर्दर्न बाईपास का एक्सटेंशन और एक्सपो सेंटर का एक्सटेंशन, इंडस का, ये सारे इन्होंने रोक दिए थे। और अपने MPA से जो इनके PTI के हैं और MNA से कहा था 15-15 करोड़ की स्कीमें बना लो, जिसकी तस्दीक शकूर शाद कर चुके हैं कि 15-15 करोड़ मिलने लगे नजीब खान के छोड़ने पे। अब सिर्फ इतनी सी बात है कि कराची में इस वक्त 17 मेगा प्रोजेक्ट्स के हम इफ्तिताह कर चुके हैं। 93 जो मंसूबे हैं वो जारी हैं। हेल्थ सेक्टर में हमने सबसे ज्यादा काम किया है कराची में। आज पूरे पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से लोग साइबर नाइफ के लिए और सिंध के अंदर गंबट में, मैं आपको बताती जाती हूँ। आपके पास तो कुछ है नहीं सिवाय नौशेरवां बर्की की तबाहकारियों के। 12 साल बाद आप लोग इफ्तिताह कर रहे हैं, कराची वालों का 437 हॉस्पिटल। आप खामोश हो जाएंगे वरना मैं बोलती रहूंगी नसरुल्लाह साहब, और इनको बोलने नहीं दूंगी इनकी बात। सुन ले जरा प्लीज। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है वो खुद रिपोर्ट करता है। बोल नहीं रही हूँ। हॉस्पिटल सबसे ज्यादा जो है वो सिंध में है, और कराची में जो है, जो इंडस है, जो SIUT है, जो किरण है, इनको हम बाकायदा एक बहुत बड़ा बजट देते हैं। जिना हॉस्पिटल में साकिब निसार आते हैं, अपनी जेब से 1 लाख रुपए इनाम देके जाते हैं, और आपके यहाँ KP के हॉस्पिटल को कहते हैं कि कुत्ते का ऑपरेशन और इलाज नहीं हो सकता। और साइबर नाइफ पूरे 17 ममालिक में, एशिया से 17 मुल्क में दूसरा भी हम लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा चेस्ट पेन यूनिट सबसे ज्यादा हमारे। एजुकेशन में हमने 15 यूनिवर्सिटीज दी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कराची में एक जर्नल यूनिवर्सिटी लियारी में पाकिस्तान बनने के बाद पहली यूनिवर्सिटी है जो कराची यूनिवर्सिटी के अलावा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमने पप्पू और रहमान के हवाले नहीं किया, हमने उन्हें मारा, हमने उन्हें पकड़ा। समझी, आपकी तरह नहीं है हम लोग कि जहांगीर तरीन को उड़ा दे और माफिया के सामने खड़े हो जाए। सारे प्रोजेक्ट आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कॉलेज में होना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आपकी तरह तामीराती काम के जायजे की तख्ती नहीं लगाते कि बजट में उसका कुछ पैसा नहीं रखा और ढोल ढमक्का कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये भी इनसे पूछें कि 1 लीटर पेट्रोल पे आप 47.86 जो है वो टैक्स ले रहे हैं, डीजल पे 51 रुपए 4 टैक्स ले रहे हैं, कुकिंग ऑयल को 740 से 1400 का कर दिया। ये सारी बातें कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। कब पकड़ेंगे, कब होगा? तो मैं आपको ये बता दूं, कराची में कल जरूर पानी था, मीन शाहराम वगैरह पे, आज नहीं। अलबत्ता कोई प्रोग्राम आपकी जमहूरियत में पेशावर पे नहीं हो सका जहां गाड़ियां डूब गई, पंजाब पे नहीं हो सका जहां गाड़ियां डूब गई, क्योंकि आपने सिर्फ अगर किया है तो मीडिया कंट्रोल किया है, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है आपने। और सबसे बड़ा कोविड सेंटर जो 12 सालों बाद वो पानी के ये हालात है। 1955 में जो हाल था कराची का, आज भी वही है। ना वाटर सैनिटेशन में आपका काम सिफर, सेहत में आपका काम सिफर, निहार हाशमी साहब, चले मैं काम सिफर, पैसे दे दे के डिग्रियां दे रहे हैं। कमल साहब आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं। निहार हाशमी साहब, कमल शौकत साहब कहती हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। आप कराची बैठे हुए हैं, कराची का मेन मसला क्या है? कभी हम मेयर पे डालते हैं, कभी सिंध हुकूमत पर डालते हैं, कभी हम फेडरल गवर्नमेंट से तो करते हैं कि वहां कराची के बड़े मनसूबे शुरू करे। बारिश होती है, जो कराची का हाल होता है मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं।
इसमें भी वफाकी हुकूमत बराह रास्त नहीं तो बिल वास्तव मुलविस है। उनके जो इत्तेहादी हैं कराची में बैठे हुए, उनके पास कराची की मेयरशिप है, कराची की बेशतर टाउन और जो जिले हैं उसके चेयरमैन इनके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। और बुनियादी तौर पे कचरा उठाना, पानी की सफाई, ये सारे चीज इनके। अब ये और बात है कि जैसे अभी कई बातों में मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी कि जब कोई पीटीआई या हुक्मरान जमात से आते हैं दो ही चीज होगी, स्क्रिप्ट एक ही होता है, कोई लिख के अच्छा सा स्क्रिप्ट देता है कि भाई और बीबी 18वीं तरमीम पे बोलना और किसी चीज पे नहीं बोलना और सिंध पे बोलना। अब दूसरी बात है कि जनाब मैं तो देख रहा हूं पेशावर इतनी तैयार हो चुकी है, केपी में बहुत हो गया डेवलपमेंट। जनाब मैं तो आज भी आप वो कह रही थी कि कहां कहां हॉस्पिटल है, 29 हॉस्पिटल शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में बनी। इनका एक हॉस्पिटल एक डिस्पेंसरी बता दें। आज भी सवात में जो नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल है, ये एक हॉस्पिटल आप बता दें केपी में। ये बताएं ना कि ये बीआरटी मंसूबा का क्या हुआ, ये जरा बताएं कि पेशावर की सड़कों का क्या हुआ। इनको जरा बताएं कि कराची जब इमरान खान साहब आते हैं सिर्फ चंदा लेने के लिए आते हैं, कराची के लोगों के जेब में हाथ डालने के लिए आते हैं। ये और इनके इत्तेहादी जो हैं वो जिम्मेदार हैं, मगर इनसे वफाक की हुकूमत तो संभल नहीं रही है। ये गवर्नर राज लगाने की बात करें, ये आमराना सोच है, ये वो चबलबाजी कर दी जो आमराना सोच है कि गवर्नर राज लगाएंगे। आप अच्छे जमहूरी हैं, ये आप अच्छे जमहूरी हैं कि आप गवर्नर राज लगाएंगे, हम पे आप मुसल्लत होंगे, आप हुक्मरान बनेंगे। कौन सी सोच की आप अक्कासी कर रही हैं, जरा सा बताइए। और आपने अगर कहा, मैं गिनाता हूं कि कराची के पावर सेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने कितने इजाफे किए। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 2200 मेगावाट की बात हुई है, अपना पोर्ट कासिम में 1300 मेगावाट जिससे बिजली। हाँ, ये बताना भूल गई कि जनाब वो जो आरिफ नकवी साहब हैं, जो अबराज ग्रुप के चेयरमैन है, के इलेक्ट्रिक उनकी है और ये उनके कोर कमेटी के मेंबर हैं और इनके फाइनेंसर हैं और इनके फंडर हैं और इनकी प्लानिंग कमेटी में। मैं भी कह रहा हूं ये सारी दुनिया जानती है, उसके जहाज पे घूमते थे, तो ये पता ही नहीं है ये के खिलाफ क्या बात करेंगे, क्योंकि का मुनाफा तो ये खा रहे हैं। नहीं, आप 6 मिनट तक बोलती रही मोहतरमा, मैं आपके बीच में आप पूरे 6 मिनट तक बोलती रही। आप बताइए अबराज ग्रुप का मालिक आपकी पार्टी का है कि नहीं है? अबराज ग्रुप का मालिक आपके पार्टी का है, जिसके वजह से आज मेरे मेरी मस्जिद जहां मैं रहता हूँ 24 घंटे से बिजली नहीं है, मेरे मोहल्ले में बिजली, लोग घरों में पानी नहीं है। ये अबराज ग्रुप के वजह से हुआ है। ये आरिफ नकवी साहब जो आपके पार्टी के फाइनेंसर है, फंडर है, आप बातें कर रहे हैं। यहाँ जो पानी खड़ा हुआ है, कचरा खड़ा हुआ है, आपकी ताबियों की वजह से हुआ है। हुक्मरानी उनके पास है, आप आमिराना सोच के साथ आती है। और मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि आपको मुबारक हो। मैं तो चाहता हूं जब तक आप रहे जनाब बुजदार साहब रहे, क्योंकि वफाक में भी एक बुजदार बैठे हैं, भी बुजदार बैठे हैं। बुजदार साहब नजर आता है, आप फिक्र कहाँ शहबाज शरीफ, कहाँ राजा भोग, कहाँ शहबाज शरीफ, कहाँ कोई मुकाबला मुआवजा ठीक करे। आप महंगाई की बात, आप बताएं महंगाई कब खत्म होगी, आप बताएं 1 करोड़ नौकरी कब मिलेगी, आप बताएं 50 लाख मकान कब मिलेगा, आप बताएं पीआईए बहाल कब होगा, आप बताएं सीपैक कितना नया मंसूबा कब आएगा। आपके पास कुछ है बताने को? आप तख्तियों पे तख्ती जैसे अदालतों में कहते हैं कमल साहब लगा रही है। कमल साहब मैं आपसे जवाब मुझे आपसे जवाब भी लेने हैं। आपके बीच में अगर बोलूं तो गुस्ताखी माफी चाहता हूं। निहाल साहब मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपसे शेयर करनी है और मुझे कमल साहब आपसे जवाब भी लेना है। और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म के 15 मुआवनीन खुसूसी में से 5 दोहरी शहरियत के हामिल निकले हैं। काबीना डिवीजन ने के मुताबिक इस वक्त मुआवन खुसूसी सियासी रॉबर्ट शहबाज गिल साहब अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और बाकी आपकी सूरत हाल सामने है कि 5 मशीर दोहरी शहरियत के हामिल। हम कोशिश करें इस्लामाबाद में हमारे जो नुमाइंदे हैं शाकर अब्बासी साहब, उनसे भी रब्ता हो जाए ताकि सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये बताइएगा कमल शोर साहबा, ये तो आप नारे लगाया करती थी दोहरी शहरियत, बाहर से लोग आके यहाँ वजीर बन जाते हैं, मुआवन खुसूसी बन जाते हैं। अब आपके अपने 15 मुआवनीन खुसूसी में से 5 दोहरी शहरियत का अमल निकला है।
और उनकी जबान भी कितनी अच्छी है। इस पर पहले कमेंट बाद में करती हूँ, मुझे जरा तो सबकी बहुत जरा सर कहने जो पुराना वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। जी तो निहाल हाशमी साहब, वो पूरी पीटीआई की वाकई निहाल हाशमी साहब ने बहुत लंबी चार्जशीट छुटाई, बहुत लंबी चार्जशीट सुनाई। मैं इन्हें बता दूं, अबराज ग्रुप को 20 कोई कारनामा ही नहीं है जो चार्जशीट लंबी ना होती। अबराज ग्रुप रिकॉर्डेड है। अब तो मेरे भी बोलने की बारी है मोहतरमा। अबराज ग्रुप जो है वो फाइनेंसर हैं पीटीआई के, आरिफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे अभी सोशल मीडिया उठा। मोहतरमा आप जरा सा फॉरेन फंडिंग अकाउंट का तो जवाब दो। आप जरा सा अपने वजीरों की जो गैर जायदाद उसकी बात करें। आप उन लोगों की बात करें जिनकी दोहरी शहरियत है। आप गरीब के बच्चों के पेट पे लात मार रही हैं। आपको किस मुंह से आप आके बैठते हैं जब आप हमारे मुंह से वाले छीनते हैं? किस मुंह से आप आके बैठते हैं जब एक मोटरसाइकिल चलाने वाले के 1 लीटर पेट्रोल पे आप 25 रुपए का इजाफा करती है? किस मुंह से आप आके बैठती हैं जब डॉलर को आप महंगा करती है? किस मुंह से आके बैठती हैं जब लोगों को बेरोजगार कर देती है? खुदा से भी माफी मांगे। और मैं कहता हूँ आपको जितने रोजगार साहब बैठाने बैठाए, आपके पास कोई शहबाज शरीफ है नहीं, आपके पास कोई नवाज शरीफ नहीं है, आपके पास कोई एहसन इकबाल नहीं है जो नए मंसूबे ला के दे, नए सिपे। आपके पास जितने लोग हैं वो सारे लोग खान बुजदारी, आपके पास सारे चोर हैं। चीनी चोर, आटा चोर, बिजली चोर, डॉलर चोर, पेट्रोल चोर। चले शाकिर बस एक मिनट पर कमल साहब एक मिनट कमल साहब निहाल साहब चले एक मिनट निहाल साहब बदजबानी तो आप कर रही है। शाकिर अब्बासी साहब से डिटेल तो ले लें, जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट निहाल साहब, एक मिनट कमल साहब एक सेकंड प्लीज। जरा मेरी गुजारिश सुन ले। हमारे शाकिर इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं, उनसे पूछे। निहाल साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, मुख्तार आपका कमेंट तीनों मेहमानों को चाहूंगा। जरा शाकिर अब्बासी साहब से डिटेल ले लें। शाकिर अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुबान दराजी की वजह से आप इनको टॉक शोज में बुला लेते हैं। नहीं, आप जैसी मैं शाकिर अब्बासी साहब आप हैं मेरे साथ। मैं तो दिल की बात करता हूँ, गुर्रत की बात करता हूँ, पाकिस्तान की आवाम की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ। निहाल साहब, शाकिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तो गरीबों की बात ही नहीं करते हैं। करें ना गरीबों की बात। शाकिर अब्बासी साहब, बात चीनी की बात, सब्जी की बात, गोश्त की बात। हमने ना उज़ैर बलोच पाले हैं, ना आप और गरीब, आप तो आए हैं जो आपके फॉरेन फंडिंग है उसके वजह से। आप तो शाकिर साहब फंडिंग, आपको तो IMF, शाकिर अब्बासी साहब आप तो IMF के नुमाइंदे हैं, आपके पास IMF के लोग बैठे हुए हैं। आप दोनों मेहमान इनकी थोड़ी सी आवाज स्लो कर दे, मैं शाकिर भाई साहब से डिटेल ले लूं। शाकिर भाई साहब, क्या तफसीलात है आपकी ये दोहरी शरीयत के हवाले से? देखिए, वज़ीर आज़म को इस हवाले से काफी तनकीद का सामना पहले भी रहा कि आपने इतनी बड़ी तादाद में मावन खुसूसी और नशीर रखे हुए हैं। तमाम वफाकी वज़रा मेंबरान असम्बली तो अपने असासे जो है वो जाहिर करते हैं, लेकिन जो इस मुल्क के अहम फैसले कर रहे हैं जिनमें जो 15 मशीर और मावन खुसूसी उनके असासों के हवाले से वज़ीर आज़म काफी कंसर्न थे और उन्होंने हुक्म दिया था कि वो अपने असासे जाहिर करें। बिलाकर आज जो है वो उनके असासे जो है वो जाहिर किए गए और जो कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट है उस पर जो मावन खुसूसी हैं और वज़ीर आज़म के मशीर हैं उनके असासे जो है वो जारी किए गए हैं। सबसे अहम खबर यह है कि 15 मावन खुसूसी में से 5 जो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हवाले से इनके अहम फैसले करते हैं, वो दोहरी शोरियत के हामिल हैं। खास करके जो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं शहबाज गिल, वो अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी जो मामले जुल्फिकार बुखारी वो भी दोहरी शहर रखते हैं और मुस्तकिल क्याम है उनका बरतानिया में। इसके साथ साथ जो मावन खुसूसी प्राइवेट पेट्रोलियम है वो अमीर भी सबसे ज्यादा है और फिर अमीरी के साथ साथ वो बरतानवी शहरियत के भी हामिल हैं। 2 अरब 70 करोड़ के असासे हैं मशीर पेट्रोलियम के। इसके अलावा जनरल आसिम सलीम बाजवा 16 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की मालियत है उनके पास। शहजाद अकबर 7 करोड़ 23 लाख, मतलब कमी 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। शाकिर प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर है, मुझे मुख्तसर कमेंट भी लेना है। शहजाद साहबा, यानी ये जो कहा करती थी पीटीआई की जनाब बाहर से लोग आते हैं आके हुकूमत करते हैं फिर अकामा रखते हैं। आपके दोनों गेस्ट ने मुझे बात नहीं करने दी तो आपने बड़ी बात की है। पीटीवी का भूल ही गए जनाब। पीटीवी पे जो बहुत बड़ा चूना लगा है, बड़ा बिजली के बिल पे आपने 100 रुपए दिया। देखिए, आप
कानून के तहत, और ये डोमेन नहीं है कैबिनेट का। जी शैला साहब बारी बारी करें ताकि प्रोग्राम हम वाइंड अप कर लें। जी प्लीज। जी मैं ये कह रही हूँ कि अभी इन्होंने दावा किया था कि पहली दफा जमहूरियत आई है, इनके सारे वजीर भी जो है उन्होंने इलेक्टेड है और इनके सारे मुशीर भी जो है वो आपने देखिए ना सिर्फ ये कि दो शरीयत के आमिल है बल्कि आपके पास वापस है उनकी बात सुनने की समझ आएगी। इस तरह बोलते हैं जुल्फी बुखारी साहब पे कोर्ट में केस चला है और कोर्ट ने उनको क्लियर किया है। स्क्रिप्ट लिख के आया है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इनके पास। चले लिखने की जरूरत नहीं है। कमल साहबा प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला है। वो पाबंदियां सिर्फ नून लीग के लिए है, वो पाबंदियां सिर्फ नून लीग के लिए बात करने की समझ आ सकेगी। कमल साहब एक मिनट, न्याल साहब शहर साहब एक मिनट बात के लिए वो पाबंदियां थी, आपके लिए मुझे जरा मुख्तसरन बता दीजिएगा। पीटीवी की 100 रुपए फी की जा रही है आपकी तरफ से, पहले इसी बात पे आप क्या कुछ नहीं कहा करते थे हुकूमत को, जरा मुख्तसरन इसमें भी कमेंट करें ताकि पूरा वाइंड अप करें। यू टर्न हकीकी जमहूरियत तारीफ की थी, आप जरा ये बता दीजिए कि खोल दिया पीटीवी को सबके लिए, इनको इससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है पीटीवी पे। पीटीवी को रिवैम्प करना है इन्होंने, वहां पे 50 रुपए गरीब पर बोझ थे, अब 100 रुपए बोझ नहीं होंगे। सुन लेना, अब आपने सवाल किए नसरुल्लाह मलिक साहब तो जवाब भी ले ले। पेंशनर्स की आप डेट देखें, वो सारा इनकी पॉलिटिकल भर्तियां देखें, जिस तरह इदारे की साख बर्बाद की, जिस तरह डेट है, और जो कैमरा खड़ा हुआ होता है, कैमरा मैन सामने खड़ा होता है, वो जो इक्विपमेंट लेके खड़ा है वो सिफर। चलिए आपका कमेंट आ गया, मुझे वाइंड अप करना है। जी निहाल हाशमी साहब, कमल साहब आपका कमेंट आ गया। भाई ये डाका है जी, निहाल साहब डाका है, डाका, और इनको आईनी कोई इख्तियार नहीं है। पीटीवी एक अदारा है, पीटीवी कैबिनेट में फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान में और भी चैनल्स हैं, उनके लिए क्यों नहीं है? चले पाकिस्तान में उनके मालिकान को तो आप जेल में रखते हैं, उनको तो आप नोटिस भेजते हैं कैमरा से। निहाल साहब किस बात की देखते हैं? ठीक है, जनाब कैबिनेट वालों को देते हैं। चले आपका हमको कमेंट आ गया। शैला साहब आप बताइएगा क्यों दे, सरकार को क्यों दे? हम शैला साहब निहाल साहब को इनकी आवाज थोड़ी सी कम करें। कमल साहब की जी शैला साहब जो कहा करते थे दूसरों के ऊपर, जो दूसरों की गलतियां बताते थे और नया दावा करते थे, उनको उन्हीं के क्लिप से झुठाया जाता है। ये है वाकई जमहूरियत इनकी जो पहली दफा है। चले प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया। कमल शोज साहबा और निहाल हाशमी साहब आप प्रोग्राम में शरीक थे। अगरचे बहस बड़ी ऐसी हुई कि जिसमें कुछ आवाजें शायद समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान का इदारा है, उसको जरूर तरक्की भी करनी चाहिए। लेकिन वही इमरान खान साहब अगर माजी में उसकी फ़ी को जो आम आदमी से वसूल की जाती है एक जुल्म करार दिया करते थे, तो आज ये जो पैसा इतना अरबों रुपए में इकट्ठा होगा उसका हिसाब कौन देगा? क्या सिर्फ माजी की हुकूमत के लिए ये हिसाब था या मौजूदा हुकूमत भी किसी एहतसाब में या किसी जवाबदेही के माहौल में खड़ी होगी? कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।